नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 70। ये आपकी 20th June 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। जहाँ तक इस चैप्टर की बात है, ये आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है और 25% मार्क्स की जो वेटेज है वो इसी चैप्टर को मिलने वाली है। यानी इतनी अधिक वेटेज है अब तक किसी चैप्टर को नहीं मिली है। दूसरा, हिस्ट्री है वो हमेशा से इजी होती है ना। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो यहाँ पे एग्री नहीं करेंगे कि उनको लगता है कि हिस्ट्री मतलब डेट्स और हिस्ट्री मतलब बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री मतलब स्टोरीज होती है और स्टोरी हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। अब इंटरेस्टिंग कितनी होती है डिपेंड करता है कि स्टोरी सुनाई कैसी जा रही है, डिपेंड करता है कि हम स्टोरी को कितना इंटरेस्ट लेकर के सुन रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम स्टोरी से किस तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, वहाँ पर भी हमने इसी के बारे में पढ़ा था। दूसरा ये कि ये हमारी लाइफ से जुड़ा है। आज हम इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, तो वो आज़ादी हमें कैसे मिली है उसका एक पार्ट, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट था, उसका एक पार्ट हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो 1915 से लेकर के 1934 के बीच में क्या कुछ इंडिया में हुआ था, और इसमें मेनली जो स्टार हैं वो गांधी जी हैं। तो गांधी जी ने कौन कौन से मोमेंट्स, सत्याग्रह लॉन्च किए थे, वो सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। जैसा कि इस चैप्टर को ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा हुआ, तो मैं इसको पार्ट्स में लास्ट ईयर इस वीडियो को शेयर कर चुका था। तो आपको कहाँ मिलेगा, आप जाइए क्लास 10 सोशल साइंस के लीडर्स बैच में, उसको मैं जीनियस बैच में भी डाल देता हूँ, तो वहाँ पर आपको ये पार्ट्स में वीडियोस मिल जाएंगे। तो वहाँ पर मैंने इजी लैंग्वेज में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पॉइंट्स बनाते हुए आपके साथ शेयर किया है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि नियर अबाउट 2 आवर्स के आसपास हमारी वो वीडियो रहेंगे। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, 1915 से 1934 के बीच में क्या हुआ, और इसको हम इंटरेस्टिंग वे से वहाँ पर डिस्कस किया है, और होपफुली उसी वे से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वर्कशीट के थ्रू। आज की इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये नेशनलिज्म क्या होता है। ओके, नेशनलिज्म मीन्स द लव फॉर नेशन, डिवोशन टुवार्ड्स द नेशन, लॉयल्टी टुवार्ड्स द नेशन, यानी देश के प्रति जो प्यार है, प्रेम है, लगाव है, जुड़ाव है, अपनापन है, जो अपना होने की भावना है, जो दिल में जब हम राष्ट्र ध्वज ट्राई कलर को देखते हैं जो धक धक होती है ना, अलग सा जोश पैदा होता है, वो नेशनलिज्म है। या जब हम सुबह मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं और उस वक्त जब नेशनल एंथम को बजाया जाता है तो हम में जो जोश आ जाता है ना, वो नेशनलिज्म है। या जब भारत पाकिस्तान का इंडो पाक मैच हो रहा होता है, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि जो इंडिया की तरफ से प्लेयर खेल रहे हैं वो किस स्टेट से हैं, किस लैंग्वेज को बोलते हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। हमारा दिल सिर्फ इंडिया के लिए धड़क रहा होता है, हम उखड़ू बैठ करके 2 घंटे तक वो मैच देख रहे होते हैं। उस वक्त जो हमारी फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं, वो नेशनलिज्म है। यानी कि देश के प्रति किसी भी वे से जो हमारा जुड़ाव है, लगाव है, एक होने का जो भाव है, हमें लगता है ना कि हम सब एक हैं, तो वो नेशनलिज्म है। ओके, उसी नेशनलिज्म की बात यहाँ पर की जा रही है कि भारत में, इंडिया में जो नेशनलिज्म है उसकी ग्रोथ कैसे हुई थी और कैसे पूरा देश था वो अंग्रेज़ों से भिड़ गया था, अड़ गया था, लड़ गया था। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इन दिस चैप्टर वी विल रीड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। यानी कि हम अपने फ्रीडम मूवमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करेंगे यहाँ पर। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो नेशनलिज्म की ग्रोथ थी, द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इंडिया में जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई थी वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के तौर पर हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वी फाउंड अ कॉमन एनिमी। वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। यानी कि हमें लगा कि हमारा दुश्मन कौन है? अंग्रेज हैं, और हमने अंग्रेज़ों को निकालने के चक्कर में हम आपस में एक दूसरे के क्लोज आए। तब हमें लगा कि हम तो सब एक ही हैं, हमारी हिस्ट्री कॉमन रही है, हमारी कल्चर कॉमन रही है, हम एक लैंड से बिलोंग करते हैं, कभी हम एक हुआ करते थे। तब हमें फीलिंग आई कि यस, वी आर कनेक्टेड, वी आर वन एंड वी मस्ट फाइट ऑल टुगेदर, कि हमें मिल करके लड़ना चाहिए, मिल करके हमें स्ट्रगल करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो यूनिटी बनी वो एक्चुअली में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का रिजल्ट थी। अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो हो सकता हम वापस वो कनेक्ट हो ही नहीं पाते। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट करने वाले हमें
ब्रिटिशर्स रहे, जैसे उन्होंने हमें ट्रेन ला करके दे दी, मतलब 1853 में ट्रेन लॉन्च कर दी इंडिया में, तो हम कनेक्ट हो पाए, वन स्टेट टू अनदर स्टेट कनेक्ट हो पाए। उसके बाद उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज दे दी इंग्लिश, जिससे हम एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमें एक दूसरे से कनेक्ट किया। तो यूँ कह सकते हैं कि इंडिया में जो नेशनलिज्म मूवमेंट है उसकी ग्रोथ है, दैट वाज डीपली कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से वो कनेक्टेड थी। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल, कि जब हमने स्ट्रगल शुरू किया तो हमने ये फाइंड आउट किया कि हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक हैं और हम एक थे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चर कॉमन थी, हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कॉमन है। And the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। और साथ साथ एक और चीज़ कॉमन थी कि हम सबको दबाया जा रहा था, और दबाने वाले कॉमन इनेमी थे, वो थे अंग्रेज। और इससे हम धीरे धीरे एक बॉन्ड में, एक बंधन में जुड़ते गए, जिसको हम देश, अपना देश भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से छोटी सी एक लाइन है कि यहाँ पे दिया गया कि कैसे, ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर जो बिगनिंग हुई थी नेशनलिज्म की, वो किससे एसोसिएटेड थी। तो यहाँ पे हमारी जो नेशनलिज्म की ग्रोथ थी, मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ थी, दैट वाज एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड थी। एंड बिकॉज ऑफ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज and modern transport system, we connected towards each other and we found that we had the common culture, common history, and now we must fight all together in this struggle। तो हमने वो फाइंड आउट किया कि धीरे धीरे कि हमें एक दूसरे के साथ मिल करके ये स्ट्रगल कैरी फॉरवर्ड करना, आगे लेकर के जाना है। ओके, यहाँ पर पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आज की इस वर्कशीट में दिया गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या रहा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हमारे लिए एक तरीके से बोन की तरह था, ओके, वरदान था, क्योंकि इसने भारतीयों को, इंडियंस को कनेक्ट किया। और जो गांधी जी का मोमेंट था, क्योंकि गांधी जी 1915 में इंडिया लौटे थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और 1916 में उन्होंने अपना फर्स्ट मोमेंट था सत्याग्रह लॉन्च किया था। उसके बाद वो पॉपुलर होते गए, उनके साथ लोग जुड़ते गए। अब लोग जुड़ते गए, ये एक सीधा कारण ये नहीं कि गांधी जी आते ही पॉपुलर हो गए थे। एक कारण ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कुछ सिचुएशन ऐसी बना दी थी कि लोगों को लगने लग गया कि हाँ, हमें लड़ना होगा, या तो मरना होगा या फिर लड़ना होगा। तो उन्होंने लगा कि नहीं, लड़ करके मरेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो अंग्रेज छोड़ने वाले नहीं है। तो वो माहौल किसने क्रिएट किया, दैट वाज क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या किया था वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। पहला जो इम्पैक्ट पड़ा, दैट द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था, क्योंकि वॉर एक्सपेक्टेड नहीं था किसी भी कंट्री को कि इतना लंबा खिंच जाएगा। 1914 टू 1918 तक कंटिन्यू रहा। इससे एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी। इट लेड ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लॉन्स, कि इससे जो खर्चे थे किसी भी कंट्री के, अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और इसके लिए उन्हें लोन लेने पड़े। कौन से, अदर कंट्रीज स्पेशली जैसे अमेरिका, उनसे उन्हें लोन लेने पड़े। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, यानी कि इसके बाद क्या हुआ कि एक चीज़ तो ये कि उन्हें लोन लेने पड़े, एंड उस एक्सपेंडिचर को, खर्चे को पूरा करने के लिए दे इंक्रीज द टैक्सेस, यानी कि जो कर थे, लगान थे, उसमें उन्हें बढ़ोतरी करनी पड़ी। ओके, तो पहला जो आउटकम था, इम्पैक्ट था कि द इंक्रीज इन द टैक्सेस, दैट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश हैड टू फेस ए ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, एंड फॉर दैट पर्पज, टू ओवरकम दैट लॉस, दे इंक्रीज द टैक्सेस। उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया सीधे तौर पर। ये पहला प्रभाव पड़ा कि मतलब युद्ध वो लड़ रहे थे और भर हम रहे थे। ओके, सेकंड जो इसका प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, दैट कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, जो कस्टम ड्यूटीज थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, उस कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया। ओके, और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स पहले नहीं होता था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो दो इम्पैक्ट हो गए ना, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट दैट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस टू ओवरकम द ह्यूज फाइनेंशियल लॉस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने इनकम जो टैक्सेस है उनको बढ़ा दिया, पहला। सेकंड, दे इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और इनकम टैक्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि अपनी रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए ऐसा किया। तो ये पहला इम्पैक्ट था। और ये कौन भरा था, भर तो हम ही रहे थे ना, तो इंडिया के ऊपर ही इम्पैक्ट था।
द लॉन्ग वॉर लेड टू इंक्रीज इन द प्राइसेज ऑफ द गुड्स एंड डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इसके साथ साथ सेकेंड जो इसका आउटकम था दैट वाज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि ये लॉन्ग वॉर्स जो थे इसके कारण जो प्राइसेस थे एसेंशियल आइटम्स के वो डबल हो चुके थे 1913 से 1918 के बीच में, एंड दैट लीड टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। आम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। अब ये भी क्यों हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ, क्योंकि जो ट्रेड था वो काफ़ी अफेक्टेड हुआ था और उसके कारण जो प्राइसेस थे वो ऊपर चले गए थे। थर्ड जो इसका इम्पैक्ट था कि वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियंस स्पेशली इन द रूरल एरियाज, एक गुस्सा भर गया था। क्यों गुस्सा भर गया था? इसका कारण ये था कि विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कोज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। गाँव में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की गई थी, यानी कि फोर्सिबली उनको रिक्रूट किया गया था आर्मी में, अगेंस्ट देयर विल, अगेंस्ट देयर विश, उनकी मर्जी के बिना आर्मी में भर्ती किया गया था। तो इससे भी भारतीय जो थे, गांव वाले जो लोग थे, वो भी अंग्रेजों से तंग आ गए थे। भाई हद ही हो गई, मतलब टैक्स दे रहे हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आप ज़बरदस्ती मतलब कि आओ आर्मी में हम लेकर के जाएंगे, हम नहीं चाहते तो भी। इन फोर्स्ड रिक्रूटमेंट द कॉलोनियल स्टेट फोर्स द पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। उनको फोर्स किया गया कि आप आर्मी को ज्वाइन कीजिए, यानी कि यहाँ पे सिचुएशन अंग्रेजों के खिलाफ हो रही थी। टैक्स बढ़े, हम नाराज़ हुए, टैक्स नए इंट्रोड्यूस किए गए, हमारे ऊपर असर पड़ा, हमें लगा कि बस अंग्रेज़ तो हमें लूटने के लिए। उसके बाद महंगाई बढ़ गई, हर कोई उससे आफत से तंग आ गया और स्पेशली जो कॉमन पीपल थे उनके लिए जीना मुहाल हो गया और इसके कारण पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। साथ साथ जो फोर्स रिक्रूटमेंट थी उसके कारण भी लोग थे वो नाराज़ हो गए, उन्हें लगा कि अब तो हद हो गई, अंग्रेज़ों को निकालना ही पड़ेगा। फर्दर इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, दैट इट लेड टू द इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। इसका मेन रीज़न ये था कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वर्ल्ड वॉर जो फोर्स रिक्रूटमेंट हुई थी उनको दोबारा से निकाल दिया जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। दूसरा ये था कि बिजनेस था, ट्रेड जो था वो बैडली अफेक्टेड होता है ड्यूरिंग दैट वॉर पीरियड के दौरान, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो ये भी एक आउटकम था, इम्पैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। यानी कि क्या क्या हुआ, कई सारी चीज़ें बढ़ी, महंगाई बढ़ी, ओके, टैक्सेस बढ़े, गरीबी बढ़ी, पॉवर्टी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ओके, चार चीज़ें बढ़ी ना। तो चार चीज़ें बढ़ी तो ये याद रख लोगे तो भी आपका आधा क्वेश्चन ये कवर अप हो जाएगा कि देयर वाज ए इंक्रीज इन द टैक्सेस आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देयर वाज इंक्रीज इन द पॉवर्टी, देयर वाज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल आइटम्स एंड देयर वाज इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें आप इजीली से याद रख पाओगे। इसके साथ और क्या चीज़ बढ़ी? लोगों का गुस्सा बढ़ा। देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द पीपल स्पेशली इन द रूरल एरिया बिकॉज ऑफ द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। यानी कि ये 5 चीज़ें हो गई। 5 पॉइंट्स आप कर लोगे तो भी काम चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई कि भारतीयों के लिए कई सारी समस्याएं और उस समस्याएं कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा गया। उसमें से एक थी कि फर्दर इन द 1918-19 in 1920-21 crops failed in many parts of India and resulting in the acute shortage of food. Bhukmari, hunger, there was a widespread hunger in the many parts of the India during that period. भूखमरी फैल जाती है। इसका कारण था शॉर्टेज ऑफ द फूड। शॉर्टेज ऑफ फूड का मेन रीजन था देयर वाज द ड्रोट लाइक सिचुएशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कई इलाकों में सूखा पड़ा था, लेकिन वहाँ पे मैनेज किसको करना था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को करना था, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाई क्योंकि वो तो युद्ध खेल रहे थे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर भी भारतीयों को लगा कि बस भाई हद हो गई, अब तो इनको निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और समस्या बढ़ी, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन लोगों को लगा कि ये सारी समस्या उन्हीं के कारण है। दिस वॉज अकम्पनीड बाई इन्फ्लुएंजा एपेडमिक। यहाँ पे एक फ्लू फैल जाता है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू उसको हम कहेंगे, जैसे अब कोविड है ना, उससे भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ द फेमाइन्स एंड एपेडमिक्स। और उस पीरियड में इसी फ्लू के कारण, इसी एपेडमिक के कारण लगभग 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि 2 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। यानी सोचिए उस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन थी 23 करोड़ के आसपास थी, 2 करोड़ लोग मारे गए थे। कोविड से कितनी ज़्यादा भयानक वो बीमारी थी। उस वक्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की आपने कविता पढ़ी हुई, तो उन्होंने लिखा था कि गंगा नदी को सूजन आ गई है, क्योंकि
लकड़ियाँ कम पड़ गई थी जलाने के लिए, उन लाशों को तिराया गया था गंगा नदी में। तो कितनी बड़ी लेवल की वो महामारी उस वक्त रही थी, तो उससे भी हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। और इन सब से क्या हुआ, एक तो ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। अब सेकंड टेढ़ा करके क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ में कैसे हेल्प की। तो आप ये इफेक्ट्स जो इम्पैक्ट्स है ये बताओगे सबसे पहले, उसके बाद लिखोगे कि ऑल द पीपल कंसिडर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज सिचुएशंस, ऑल दीज हार्डशिप, कि इन सभी समस्याओं के लिए भारतीयों ने किसको जिम्मेवार माना, अंग्रेजों को जिम्मेवार माना। एंड दे जॉइंड गांधी जी एंड द कांग्रेस पार्टी एंड दे बिगिन अ न्यू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि इन सब के लिए उन्होंने जिम्मेवार माना अंग्रेजों को और गांधी जी के साथ जुड़ गए और नया संघर्ष का बिगुल बजा दिया। ओके, तो ये हमारा आज की वर्कशीट थी, आज का हमारा कंटेंट था, जिसमें हमने इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक डिस्कस किया। अब हमें दिए गए कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें डिस्कस करना है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट है वो क्या होती है हमें बताना है। कि इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश यूज टू फोर्स द पीपल ऑफ इंडिया टू ज्वाइन द आर्मी अगेंस्ट देयर विल। कि इस प्रोसेस में क्या होता था कि भारतीयों को फोर्स किया जाता था टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी अगेंस्ट देयर विश, कि चाहे वो ना चाहते हो। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज लार्ज स्केल फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी, स्पेशली रूरल एरिया में। उसके बाद सेकंड हमें क्वेश्चन दिया गया जो मेन हमारा इस वर्कशीट का टॉपिक था, इवेल्यूएट द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इम्पैक्ट पड़े हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो फर्स्ट था इंक्रीज इन द टैक्सेस, फर्स्ट जो इम्पैक्ट था। टू मीट द इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ड्यू टू द वॉर के कारण, क्योंकि उनके रक्षा के खर्चे बढ़ चुके थे। इंग्लैंड टुक लोन्स, इंग्लैंड ने लोन्स दिए एंड इंक्रीज मैनी टैक्सेस, और कई टैक्सेस को बढ़ा दिया। तो पहला असर ये पड़ा। सेकंड इनकम टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग मोर रेवेन्यूज, की ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने के चक्कर में, कि ज़्यादा टैक्स उनके पास आए, दे इंक्रीज्ड और दे रेज्ड, जो कस्टम ड्यूटी है उसको तो बढ़ा दिया गया। एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इनकम टैक्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, थर्ड था इन्फ्लेशन, महंगाई। बिटवीन 1913 एंड 1918 द प्राइसेस ऑफ मोस्टली थिंग्स, जो एसेंशियल आइटम्स थे, डबल्ड, कि ज़्यादातर चीज़ें थी उनकी प्राइसेस थे वो डबल हो गए थे। एंड द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस, और इसके कारण जो कॉमन पर्सन थे उनके लिए समस्याएं खड़ी हो गई। ओके, तो महंगाई बढ़ी इसमें, यानी कि टैक्सेस बढ़े, नए टैक्स आ गए, महंगाई में बढ़ोतरी हुई। इंक्रीज इन पॉवर्टी, चौथा जो असर पड़ा था, गरीबी बढ़ी। कि ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज एन इंक्रीज इन द पॉवर्टी इन द कंट्री ड्यू टू द इन्फ्लेशन, फेमाइन एंड एपेडमिक्स, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बढ़ चुकी थी, सूखा पड़ चुका था, एपेडमिक के कारण यहाँ जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसमें बेतहाशा वृद्धि होती है। इसके साथ साथ आप फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो, इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, कि आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब अगेन फ्रॉम द आर्मी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज रैपिडली, तेजी से बेरोजगारी में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ साथ एक और चीज़, लोगों में गुस्सा भी बढ़ता है। पीपल वर फोर्सिबली रिक्रूटेड इनटू द आर्मी टू फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच कोज्ड ग्रेट डिसकंटेंट इन द रूरल एरियाज। इससे लोगों में असंतोष, गुस्सा बढ़ जाता है। ओके, तो ये थे कुछ इम्पैक्ट्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया के ऊपर है। उसके बाद सेकंड हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया, एक एक्टिविटी दी गई कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लू एपेडमिक है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है। एंड इट्स इम्पैक्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स और इंटरनेट की हेल्प से हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो द स्पेनिश फ्लू वॉज वर्ल्ड वाइड पैंडमिक इन 1918 में, एक वर्ल्ड वाइड पैंडमिक था, जैसे कि कोविड है उसी तरीके से। एंड ऑल्सो नोन एज द 1918 फ्लू भी इसको कहा जाता है। स्पेनिश फ्लू बोल दीजिए या 1918 का फ्लू बोल दीजिए। इट इज़ ऑफन रेफर्ड एज द मदर ऑफ ऑल पैंडमिक्स, इसको सभी पैंडमिक्स की मदर, यानी कि सबसे बड़ा पैंडमिक्स था। दिस फ्लू इन्फेक्टेड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 1/3 जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, जैसे कि अब कोविड के कारण है तो ऑलमोस्ट उतने लेवल पे लोगों को अफेक्ट किया था। एंड ड्यू टू दिस बिटवीन 2 करोड़ एंड 5 करोड़ पीपल डाइड इन जस्ट 2 ईयर्स, और 2 से 5 करोड़ लोग थे वो मारे गए थे इस पीरियड के दौरान। सोचिए कि उस वक्त तो लोग कनेक्टेड नहीं थे, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, शहर नहीं होते थे,
फास्ट मूवमेंट लोगों की नहीं होती थी, तब 2 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे। अगर ऐसे कनेक्टेड होते तो शायद कोविड से कहीं ज़्यादा डेंजरस वो फ्लू था। The decade between 1911 and 1921 was the only census period in which India's population had fallen, mostly due to the Spanish flu. और ये एक पीरियड था जिसके दौरान भारत की पॉपुलेशन थी वो पहली बार कम हुई थी। हर बार हमारी जब सेंसस होती है, जनगणना होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन उस पीरियड में कम हो गई थी बढ़ने के बजाय। इन इंडिया इटसेल्फ एन एस्टिमेटेड 18 मिलियन पीपल डाइड, कि कुछ रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग नियर अबाउट 2 करोड़ के आसपास 180 लाख लोग थे वो मारे गए थे उस स्पेनिश फ्लू के कारण। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो एक्टिविटी बेस्ड है, हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका ये जो चैप्टर है, जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ये चैप्टर आपका इंग्लिश मीडियम में पार्ट्स में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, हिंदी मीडियम में भी ये चैप्टर आ चुका है, और बाकी जो चैप्टर है आपके क्लास 10 सोशल साइंस के वो जल्द ही पब्लिश होंगे। पहले हिंदी मीडियम में पब्लिश किए जाएंगे, उसके बाद वो मैं इंग्लिश मीडियम में भी पब्लिश करने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।